माशी बीमारियों की सरताज बीमारी में से एक पाकिस्तान की तबाहाल एक्सपोर्ट्स हैं। आज़ादी के 78 ईयर्स के बाद भी पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर अपने कदमों पर खड़ा नहीं है। गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान ने एशिया की सबसे बड़ी करेंसी डिवैल्यूएशन देखी है। इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। ये बात तो प्रूव हो गई, अगर 100 रुपए का डॉलर था और आज 281 या 82 रुपए है, एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ रही डिवैल्यूएशन करके। तो इसका मतलब है कि डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट बढ़ाने का हल नहीं है। एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ती है जब आप रीजनली कंपेटिटिव होते हैं। जब दुनिया में 5% का सूद है और दुनिया में 6-7 सेंट की बिजली और एनर्जी की कॉस्ट है, आप कहां से दुगनी कीमत पे और चुगनी कीमत पे पैसा लेके एक्सपोर्ट करते? कर ही नहीं सकते। 150 टेक्सटाइल का यूनिट इस पॉलिसी की वजह से 2 साल में बंद हो गया। जब मुझे ही काम नहीं करने देंगे, मैं ही काम बंद हो जाऊंगा, बोलेंगे हम दुनिया से इन्वेस्टर ले आएंगे। कैसे आएंगे? आप दुनिया के इस वक्त न्यूज कैनवस के हीरो हैं, आप ग्लोबल प्रेस्टीज में नंबर 1 हैं, मगर ये तो आप देखें द फैक्ट ऑफ लाइफ, जो ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी है करीब से गुजरने को तैयार नहीं है। 3 चीजें करनी पड़ेंगी। आपको 6% का सूद लाना पड़ेगा, आपको 6 सेंट की बिजली लानी पड़ेगी, जैसे मर्जी लाएं। तीसरी चीज, आपको टैक्स रेट नई इन्वेस्टमेंट के लिए दोबारा से 0 करना पड़ेगा। अब आएगी इन्वेस्टमेंट। इसकी कौन जिम्मेदारी ले कि जब हम एक्सपोर्ट्स की और इकोनॉमी की तबाही की बात करते हैं कि जो कॉटन की हमारी प्रोड्यूस है 1/3 रह गई है फ्रॉम इट्स पीक। हमारा फार्मर जो है उसको जब यील्ड ज्यादा नजर आ रही है अदर क्रॉप्स में, आप जबरदस्ती फार्मर से कॉटन नहीं उगा सकते। टोटल 200 से 300 मिलियन या 500 मिलियन डॉलर का यान जाता है। खत्म हो गई यान की कहानी। ये सारे फौत हो गए जो यान एक्सपोर्ट किया करते थे। एक्सपोर्ट वायबल ही नहीं है पाकिस्तान से यान और कपड़े की। इस वक्त पाकिस्तान का ग्लोबल न्यूज़ कैनवस पर वो चर्चा है जो शायद कभी नहीं देखा गया। इस साल पाकिस्तान की ग्लोबल प्रेस्टीज में भी इतना इजाफा हुआ है, वो भी शायद हमने गुज़िश्ता कई सालों में नहीं देखा। लेकिन मुल्की मंजरनामे में सब कुछ हरा हरा नहीं है। हम सब पाकिस्तानियों को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की इकॉनमी को कई संगीन चैलेंजेस का सामना है और इन चैलेंजेस ने मुल्क की माशी बका के हवाले से शकूक व शुबात पैदा किए हैं। अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान की कई इकनॉमिक बीमारियों की दवा का नाम एक्सपोर्ट्स में इजाफा है तो ये गलत नहीं होगा। गोया माशी बीमारियों की सरताज बीमारी में से एक पाकिस्तान की तबाहाल एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स की तबाहाली पाकिस्तान की मईशत की तबाहाली है। तल्ख हकीकत है कि आज़ादी के 78 ईयर्स के बाद भी पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर अपने कदमों पर खड़ा नहीं है। सिर्फ गुज़िश्ता 10 सालों का जायज़ा लें तो पिछले 10 साल में हमें एक्सपोर्ट्स के हवाले से स्टैग्नेशन यानी जमूद और इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़ाया होने की अक्कासी नज़र आती है। गुज़िश्ता 10 सालों में रुपए की कदर में तकरीबन 190% यानी 190% की कमी आई है। जी हाँ, पाकिस्तान ने एशिया की सबसे बड़ी करेंसी डिवैल्यूएशन देखी है। पाकिस्तान की करेंसी की गिरावट की कोई मिसाल पूरे रीजन में नजर नहीं आती। 2015 में डॉलर 100 रुपए का था, जो 2025 में 280 रुपए बल्कि उससे थोड़े अरसे पहले 320 रुपए का हो चुका था। इसके बावजूद एक्सपोर्ट्स में खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। ये बात मैं आपके साथ महज ज़बानी कलामी तबसरे के तौर पर नहीं कर रहा, बल्कि ठोस आदाद-ओ-शुमार डेटा इस बात की गवाही देंगे कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स का ग्राफ वर्टिकल यानी बुलंदी की तरफ बढ़ने के बजाय गुज़िश्ता 10 सालों में जिग जैग होता रहा है। गुज़िश्ता 10 सालों में पाकिस्तान की गुड्स एक्सपोर्ट्स 24 से 32 बिलियन डॉलर के करीब रही हैं। 10 साल में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 30% इजाफा हुआ है, जो एनुअल बेसिस पर 2.5% से भी कम बनता है। एक्सपोर्ट्स में इजाफा सिर्फ 2.5%। यह रेशो महंगाई और खित्ते के दूसरों मुल्कों से बहुत कम है। भारत, बांग्लादेश और वियतनाम में गुज़िश्ता 10 सालों में एनुअल एक्सपोर्ट्स में इजाफा 5 से 18% तक हुआ, जबकि पाकिस्तान ने 2015 में 23.9 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट्स की थी और पिछले साल 2024-25 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 32 बिलियन डॉलर रही।
पाकिस्तान का प्रॉब्लम इंपोर्ट का नहीं है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम है कि हम एक्सपोर्ट ही कुछ नहीं करते हैं। 240 मिलियन की पॉपुलेशन है और $30 बिलियन का आपका एक्सपोर्ट है। कैसे मतलब जो आपके जीडीपी का तकरीबन 9% है। कोई भी कंट्री सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए 20 से 25%, 30% मिनिमम जीडीपी का एक्सपोर्ट होना चाहिए। आज आप थाईलैंड देखें, इंडिया देखें, वियतनाम देखें, आप उनका वो तो देखें 30 से 40% जीडीपी आप उनका एक्सपोर्ट रेवेन्यू है। तो एक्सपोर्ट कभी हमारा फोकस नहीं लगा। पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए थे, मगर भारत की एक्सपोर्ट्स इस वक्त $820 बिलियन हैं। साबका मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स भी $48 बिलियन से ज़्यादा हैं। हम $32 बिलियन पे खड़े हैं। मान लिया कि हम भारत से नहीं, लेकिन कम से कम बांग्लादेश से तो अपनी एक्सपोर्ट्स का मुकाबला या मवाजना कर सकते हैं। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक पिछले 10 साल में पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स में से 55 से 60% शेयर्स टेक्सटाइल का रहा। 19% एग्री या फूड आइटम जैसे चावल, दीगर कमोडिटीज़, फ्रूट्स वगैरह, 2.5% लेदर गुड्स और बाकी हिस्सा सर्जिकल इक्विपमेंट्स और स्पोर्ट्स गुड्स का रहा है। टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटो पार्ट जैसे शोबों में इंटरनेशनल सप्लाई के हवाले से हमने बाहर कदम ही नहीं रखा है। बहुत ही हौसला शिकन सूरत हाल है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि टेक्सटाइल में भी पाकिस्तान की ज़्यादातर एक्सपोर्ट्स वैल्यू एडिड फैब्रिक्स और फैशन गारमेंट्स के बजाय कम वैल्यू वाले आइटम जैसे कॉटन यार्ड, बेडशीट्स और टॉवल्स वगैरह पे मुश्तमिल है। लोग आईटी में शिफ्ट हो गए, लोग लाइव स्टॉक में शिफ्ट हो गए, हम लोग डेयरी में शिफ्ट हुए, लोग बाकी जगह माइनिंग में चले गए, कोल में चले गए। हम सिर्फ और सिर्फ पूरी जिंदगी टेक्सटाइल को लेके बैठे। कोई ऐसे पॉलिसी मेकर हमें मिले नहीं है जैसे मनमोहन सिंह ने इंडिया में पॉलिसी दी। आज वही पॉलिसी लेके इंडिया चल रहा है, लेकिन हमारे पास कोई पॉलिसी थी नहीं। अक्सर ये समझा जाता है कि रुपए की कदर कम होने से एक्सपोर्ट्स खुद ब खुद बढ़ जानी चाहिए, मगर पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत सा रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना पड़ता है, जो रुपए की गिरावट की वजह से महंगा हो जाता है। एक्सपोर्टर्स के कई साल से जीरो रेटिंग और फाइनल टैक्स रिजीम के मजे भी खत्म हो चुके हैं। बिजली और गैस भी रीजन के कॉम्पिटिटिव मुल्कों से महंगी मिलना कोई नई बात नहीं और ये एक बहुत बड़ी मुसीबत है। जबकि हाई इंटरेस्ट रेट भी एक बहुत बड़ी मुसीबत है और रिफंड्स में ताख़ीर भी एक्सपोर्ट्स के लिए और एक्सपोर्टर्स के लिए एक बहुत बड़ी शिकायत की वजह है। ऑन माई रेडार में आज मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराने से पहले मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ, पाकिस्तान जैसे मुल्क की 250 मिलियन आबादी में 65% नौजवान है, जहाँ लेबर निस्बतन दुनिया में बहुत सस्ती है। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक के लिए मौसम और ज़मीन ज़रखेज़ है, जो मिनरल से माला माल है। पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन रीजन का सेंट्रल पॉइंट है। वहाँ आज सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट्स 50 से 60 बिलियन डॉलर होनी चाहिए। सर्विसेज और IT का शोबा भी इसमें अपना भरपूर हिस्सा शामिल करे तो हमारे वारे न्यारे हो जाएं। मगर मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट सिर्फ रोज़गार, नई इंडस्ट्रीज़ और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ाने का जरिया नहीं, बल्कि आज की दुनिया में पाकिस्तान के लिए माशी इन्फ्लुएंस, इकनॉमिक इन्फ्लुएंस, डिप्लोमेटिक सुपीरियरिटी और सियासी खुद इन्हिसारी की अलामत है। पाकिस्तान की सॉवरेंटी, पाकिस्तान का इमेज, पाकिस्तान का जो मौजूदा इस वक्त ग्लोबल प्रेस्टीज है, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें बहरहाल अपनी मईशत को नया जन्म देना होगा। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारी एक्सपोर्ट्स को, जो तबाह हाल है, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना होगा। ये कैसे मुमकिन है? और इसके लिए हमने पाकिस्तान में इस शोबे की मुस्तनद तरीन शख्सियत पाकिस्तान ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिलर्स एसोसिएशन के पेट्रन इन चीफ है और साबिक मिनिस्टर फॉर कॉमर्स, जिनके ज़माने में हमने एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज़ भी देखी, जनाब गौहर एजाज हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर एजाज साहब। जो मैंने सिनेरियो पेश किया है पाकिस्तान की इकानमी के हवाले से, उसमें जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की है और उसमें जो क्राइसिस की सूरत हाल है, एक आउटराइट क्राइसिस है इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में। इफ़ नॉट इट्स वी आर फेसिंग अ डिज़ास्टर, तो ये गलत है। कैमरामैन साहब अस्सलाम वालेकुम। आपने जिस खूबसूरती से पाकिस्तान की जो है वो पूरी इकनॉमिक प्रोफाइल को पेश किया, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि जो हमारी शायद गवर्नमेंट से ज़्यादा कामरान खान साहब को पता है कि हमारे इकनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, और हमारी गवर्नमेंट को ये क्यों नहीं पता, वो आज शायद आप डिस्कस करके मैं और आप फिर कोशिश करते हैं कि हुकूमत को समझाएं सारी बातों। क्योंकि आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि 10 साल में 100 रुपये का डॉलर था और आज 280 रुपये हो गया, और एक्सपोर्ट तो जो है वो 2.5% से भी नहीं बढ़ी।
और यही 24 बिलियन डॉलर से 32 बिलियन डॉलर जो हाईएस्ट फिगर है, 32 बिलियन डॉलर, वो पिछले साल का टच हुआ। मैं इसको थोड़ा सा जो है आगे लेके चलता हूँ कि ये बात तो प्रूव हो गई कि एक्सपोर्ट जो है, अगर 100 रुपए का डॉलर था और आज 281 या 82 रुपए है, तो एक्सपोर्ट तो नहीं बढ़ रही डिवैल्यूएशन करके। तो इसका मतलब है कि डिवैल्यूएशन जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने का हल नहीं है। वो तो अब सामने प्रूव हो गया कि जो भी प्रोपोनेंट हैं कि डिवैल्यूएशन करो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। पाकिस्तान के ऊपर मैं हमेशा से कहता हूँ कि डिवैल्यूएशन का कोई पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पे फायदा गोया नहीं आप है, इस क्योंकि हमारी 90% को तस्लीम नहीं करते हैं वो क्योंकि ये एक बड़ी डॉलराइज्ड है। जी, आप गोया आप इस 90% कामरान खान गोया आप इस मिथ को तस्लीम नहीं करते कि डिवैल्यूएशन या वीक करेंसी जो है, ये वैसे तो ग्लोबली इस बारे में कहा जाता है कि इट हेल्प्स योर एक्सपोर्ट। दुनिया में लोग अपनी करेंसी नीचे करते हैं, या कंट्रीज़, चाइना पर ये इल्ज़ाम लगता रहा है, लेकिन आप कहते हैं कि ये हमारे लिए, ये हमारा जो तजुर्बा है वो साबित कर रहा है कि ये बात दुरुस्त नहीं है। साहब, मैं अपनी इकोनॉमी के हवाले से हमेशा कुछ बातें करता हूँ, और मैं वही बातें करता हूँ, और वो हम बातें इकोनॉमिस्ट की मानते हैं जो कि कहीं और से बैठ के किसी और मुल्क से पाकिस्तान को एडवाइस करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए जो लोग 40-40 साल से कारोबार कर रहे हैं, हमारी बात जो है वो दोबारा से जो है वो रद्द कर दी जाती है। मैं एक ही बात दोबारा कह रहा हूँ कि आपने खुद देखा कि 2016 से 100 रुपए से जो है आज 280 रुपए, आपने कहा 81 रुपए, और एक्सपोर्ट जो है वो 2.5% भी नहीं बढ़ी। मैं इसको और थोड़ा सा शॉर्टन कर लेता हूँ इस फिगर को। तो 2022 में हमारी करेंसी का रेट 140 रुपए था, आज 280 रुपए। तो ये पिछले 3 साल में 140 रुपए से 280 हुई है। तो मैंने वो आपका जो 2015 से लेके 2022 तक का सफर 7 साल का और निकाल दिया, तो उसमें तो 100 रुपए से सिर्फ 140 हुई थी। तो शायद उस बात को लोग कहें कि नहीं जनाब, आप सही परसेप्शन के तौर पे इसको पेश किया जाए। तो मैंने परसेप्शन किया कि 3 साल में क्या हुआ कि जब हमारी 2022 में एक्सपोर्ट थी 29.5 थी, हमने डिवैल्यूएशन की 140 से 280 रुपए हो गई 30 जून 2023 तक, और एक्सपोर्ट घट के 29.5 की 27.5 हो गई। मुझे पूरी दुनिया का कोई इकोनॉमिस्ट इसको जो है समझा के बता दे कि भाई ये कैसे हो गया कि करेंसी 140 की 280 हो गई एक साल में, और एक्सपोर्ट 29.5 की 27.5। अगर कोई इसकी रेफरेंस होता तो एक्सपोर्ट बढ़ती ना। उसके बाद मैंने हैंड्स ऑन एज फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स 17 अगस्त के बाद 2023 वही साल मैंने देखा कि पिछले साल 27.5 है। तो मैंने देखा मेरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से तो एक्सपोर्ट बढ़ ही नहीं सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? 22% का सूद था, हमारे पास कॉटन की क्रॉप फेल हो चुकी थी। तीसरी बात क्या थी उसके सामने? एनर्जी का टैरिफ जो था वो 45 रुपए था इंडस्ट्री के लिए, जो कि तकरीबन 15 सेंट बन रहा था। तो वो ना एनर्जी वाइबल, ना हमारे पास रॉ मटेरियल, जो कहते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल है। और तीसरी चीज क्या चीज? इंटरेस्ट रेट 22%, पूरी रीजन में 5। और ये 22 क्यों? क्योंकि हमने करेंसी डिवैल्यू की थी तो इन्फ्लेशन हो गई, वो सारी डॉलराइज थी, सारी इंपोर्टेड गुड्स जो है वो 100% बढ़ी हुई थी उसके जो करेंसी की वैल्यू की वजह से। तो इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर बेस लेवल से बहुत हाई था, इंटरेस्ट रेट हमने 22 कर दिया। माफ कीजिएगा और रिजल्ट क्या निकला कि उस साल भी जिन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं उससे देखें तो रियल टर्म्स में तो हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन की है। अगर हम ये एक्सचेंज रेट को फैक्टर इन करें और तमाम चीज़ें करें तो एक्चुअली ये तो एक इससे बढ़ के क्राइसिस है जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि हमारी तो रियल टर्म्स में एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हुई है। तो इतना खूबसूरत ये एनालिसिस, अगर आप चाहे, ये शॉर्टन हमने करके कहा 2022 से 23 के साल, एक साल, तो हम इस साल में हमने पहुंचे कि 140 का 280 हुआ, एक्सपोर्ट 29.5 की 27.5। अब अगला साल मैंने कहा मेरा हैंड ऑन एक्सपीरियंस है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जब मैंने मीटिंग की कोई हल नहीं था। एग्रीकल्चर की रिकॉर्ड क्रॉप थी, उस साल हमने $3 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़ाई, और वो सब एग्रीकल्चर से बढ़ाई। अच्छा, मैं इसका आपको थोड़ा सा ब्रेकअप भी उस साल का 2023 कहते हो कि $17.5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट थी टेक्सटाइल की उस साल, $5 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट थी मैन्युफैक्चर्ड गुड, पूरे पाकिस्तान के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स अदर देन टेक्सटाइल 5 बिलियन, और $5 बिलियन एग्रीकल्चर की प्रोडक्ट्स की। ये 27.5 का बेसिक जो है वो ब्रेक डाउन था। 2024 जून बंद हुआ, उसमें मुल्क की एक्सपोर्ट $30 बिलियन दोबारा पहुंची, 10% बढ़ी, और सारी एग्रीकल्चर गुड से बढ़ी।
जो हमारे पास एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक्सपोर्ट 0% ग्रोथ। उसकी वजह क्या, ना 22% पे चल सकते हैं, एक्सपोर्ट हो सकती है इंटरेस्ट पे, रॉ मटेरियल नहीं प्रोक्योर कर सकते, ना आप 15 सेंट के ऊपर बिजली बेच सकते हैं। जब दुनिया में 5% का सूद है और दुनिया में 6-7 सेंट की बिजली और एनर्जी की कॉस्ट है, आप कहां से दुगनी कीमत पे और चुगनी कीमत पे पैसा लेके एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते ना। तो खान साहब, असल इशू क्या हुआ? अब ये 25 का भी साल एक मिनट आइडेंटिफाई कर देते हैं। इधर फिर 7% बढ़ी है इस साल, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की एक्सपोर्ट बढ़ी है, एग्रीकल्चर की नहीं बढ़ी। हम 32 पे पहुंचे। ये जो $2 बिलियन इस साल बढ़ी है, वो सारी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और टेक्सटाइल बढ़ी है सारी, क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट को कम करके 11 किया और हमने बिजली की कीमत 15 सेंट की 11 की। तो जब 11-11 हुआ तो हमने $2 बिलियन, बांग्लादेश के साथ भी इश्यूज थे पिछले साल, उसके ऑर्डर्स भी पाकिस्तान को शिफ्ट हुए, तो हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल $32 बिलियन पे पहुंच गई। अब ये मैं इन 3 साल के सिनेरियो के बाद आपसे सवाल पूछता हूँ, 140 की 280, अगर वाकई ये सही कहते हैं इकोनॉमिस्ट कि ये डिवैल्यूएशन से एक्सपोर्ट, तो बड़ी क्यों नहीं? यहाँ तो मैंने आपको 3 सालों का सिनेरियो दे दिया, 1 साल कम हो गई, दूसरे साल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो डिवैल्यूएशन हेल्प करना चाहिए थे 0%, उसके बावजूद ग्रोथ। और उसके बाद अगले साल जब हमने 11 और 11 सिर्फ हमने इनपुट कॉस्ट को ठीक किया, तो हमारी एक्सपोर्ट जो है वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की 10% ग्रोथ। ना सोल्यूशन मेरी नजर में सिर्फ एक है कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को समझ आने की जरूरत है कि आप जब रीजन से compete कर रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो चाइना है, चाहे वियतनाम है, चाहे ये रीजन है, ये हमारी प्रोडक्ट्स बनाता है। अब जब तक रीजनली कंपैटिटिव नहीं होंगे, आप एक्सपोर्टर्स को कैसे इल्जाम तराशी करेंगे? वो माल बेच ही नहीं सकता, लेकिन कैसे माल बेचेगा? वैल्यूएशन ही नहीं है। गौहर साहब, ये बताइए, जैसे आप बार बार डिवैल्यूएशन को क्वेश्चन कर रहे हैं, और जाहिर है डिवैल्यूएशन की वजह से इन्फ्लेशन हुआ, पाकिस्तान में बड़ी तबाही हुई, लेकिन अपेरेंटली आप इस तरह से सजेस्ट कर रहे हैं जैसे कि इसमें सेंट्रल बैंक का या गवर्नमेंट का कंट्रोल है कि वो चाहे तो जिस एक्सचेंज रेट जिस सतह पे रखे। ये तो वजह ये है कि हमारे इनफ्लोज और आउटफ्लोज में गज़ब का गैप है। हमारा एक बहुत बड़ा एक इनक्रेडिबल डेफिसिट हमने अभी देखा पिछले सालों में, अब तो खैर अल्लाह के करम से सरप्लस भी हो गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये तो आपकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उसकी रिप्रेजेंटेशन है। हमारा जो एक्सचेंज रेट है, हम अपने हाथ से तो एक्सचेंज रेट को नहीं काबू कर सकते ना। आप सजेस्ट कर रहे हैं कि परहैप्स इसमें जो है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक का फोटे है, उनका टर्फ है कि वो इसको करें, मगर ये कहना तो दुरुस्त नहीं है ना। हाँ साहब, बड़ी खूबसूरत बात आपने की, इसको भी जरा डिस्कस कर लेते। 140 रुपए का डॉलर था, 2022 जून क्रॉस हो गई। हमारी स्टॉक मार्केट की 1.22 ट्रिलियन की उस साल इनकम थी, और उसके बाद भी 41,000 का इंडेक्स था, जो है 2022 जून की बात कर रहा हूँ। 1.22 ट्रिलियन की उस साल आफ्टर टैक्स प्रॉफिटेबिलिटी पूरी एसी की आई थी। करेंसी का रेट 140 था और एक्सपोर्ट $29 बिलियन थे। हुआ क्या 30 जून 2022 में, जो मैं और आप बहुत दफा अपने प्रोग्राम में जैन से जून के, हमने तेल की कीमत दुनिया में बढ़ गई, यूक्रेन की वॉर हो गई, हमने तेल की कीमत नहीं बढ़ाई। रिजल्ट ये निकला कि उस साल $19.5 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। 30 जून 2022 क्यों डेफिसिट हो गया कि $13 बिलियन की, मैं एग्जैक्ट आपको नंबर दे रहा हूँ, $13 बिलियन की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सेस हमारे पास 2021 के मुकाबले में जून 22 के अंदर हमने $13 बिलियन की वैल्यू ज्यादा पे की, पेट्रोल क्वांटिटी नहीं वैल्यू। $3 बिलियन की हमने वैक्सीन जो उस साल की पेमेंट थी वो की 16 हो गई। उसके बाद हमने $2 बिलियन की कॉटन और उसका पाम ऑयल की वैल्यू बढ़ गई थी, वो इंपोर्ट की, और 1 बिलियन फोन। तो कंज्यूमर गुड में सिर्फ $1 बिलियन मोबाइल फोन बढ़े थे। $19 बिलियन का उस साल करंट अकाउंट डेफिसिट था। तो स्टेट बैंक, जब हम बैठे हुए थे पॉलिसी मेकर्स, तो सामने चीजें नजर आ रही थी कि आप 100 रुपए में पेट्रोल बेच रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से सस्ता पेट्रोल कर दिया हमने, और अपने मुल्क में $19 बिलियन का इस कमोडिटी इंक्रीज की वजह से, जिसमें से सिर्फ $13 बिलियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, जिसमें खाली इसमें क्या चीज थी, HFO था, आपकी गैस थी, आपकी कोल थी, सारी एनर्जी की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स थी। ठीक है, तो आपने खुद पॉलिसी मेकर्स ये गलतियां करते हैं, उसके बाद पूरी कौम खमियाजा भुगतती है, सारे एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का, कि उन पॉलिसी मेकर्स की गलतियां, और उनको कोई पूछता नहीं। हम उसको पता है नाम क्या दे देते हैं खान साहब, बूम एंड बस्ट। ये जो है ना, इस वजह से था क्योंकि इंटरेस्ट रेट 7% था, कंज्यूमर गुड्स आ गए। मैं तो आपको आपके अगर यहाँ पे अगर स्क्रीन पे लगा दे 2021 और 21-22 का,
दोनों के फिगर्स मैं आपको दे देता हूँ, स्क्रीन पे देख लें। ये $13 बिलियन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, $3 बिलियन की वैक्सीन, $2 बिलियन का पाम ऑयल और कॉटन, और सिर्फ $1 बिलियन का मोबाइल फोन। ये $19 बिलियन की इंपोर्ट इंक्रीज हुई उस साल में, जिस साल में $140 का डॉलर था। उस $19.5 बिलियन के डेफिसिट की वजह से हमारे मुल्क को डिवैल्यूएशन करनी पड़ी। हमारे मुल्क के पास वो डॉलर नहीं थे, इंटरनेशनल फंड आ गया, उसने कहा जी आपने अपनी खर्चा, इतने पैसे आपने खर्च कर दिए कि आपकी खाली $30 बिलियन की रेमिटेंस, आपकी 30 बिलियन की एक्सपोर्ट, 60 के सामने आपने 80 खर्च कर दिए। ये $20 बिलियन कौन देगा? हम अपने दोस्त ममालिक के पास गए, हमने अपने रिजर्व में उनसे चाइना से पैसे रखवाए, सऊदी अरेबिया से पैसे रखवाए, यूएई से रखवाए, और उसके बाद हमने ये पैसे अदा करके हमने अपनी जो है मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। उन्होंने कहा आप अपना बाइंग पावर तोड़ें, ये तो आपका बाइंग पावर बढ़ा हुआ है। तो $140 का पहले स्टेज में अक्टूबर नवंबर मिफ्ता इस्माइल साहब ने करेंसी 180 बल्कि 220 कर दी। उसके बाद फरवरी मार्च में जो है ये करेंसी 280 कर दी गई। तो उस साल में 140 से 280, ये सारी उस साल की दाद हम भूल जाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये कोई पॉलिसी मेकर का कसूर थोड़ी है, पॉलिसी मेकर का कसूर था खान साहब, ठीक है, पूरी कौम ने उसका खमियाजा भुगता, ठीक है। अब ये बात ये कि हम फिर कहें कि जनाब इतनी बड़ी डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट ने क्यों नहीं बढ़ी? भाई एक्सपोर्ट इसलिए बढ़ती है जब आप रीजनली कंपेटिटिव होते हैं। पूरी दुनिया में एक चीज की कीमत $1 है, मैं इस बात पे $1.25 बेच सकता हूँ कि जनाब हमारे मुल्क में जो है वो बिजली की जो है वो चोरी ज्यादा है, या सर्कुलर डेट ज्यादा है, या बिजली की कैपेसिटी पेमेंट ज्यादा है। हमने 43,000 मेगावाट लगा दी है, हमारी 23,000 मेगावाट की कंजम्पशन है, ये सारे पैसे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर दे दे, या डोमेस्टिक के पैसे जो है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर दे दे, क्या हुआ? सारे बंद होते चले जा रहे हैं। आज 150 टेक्सटाइल का यूनिट इस पॉलिसी की वजह से 2 साल में बंद हो गया। $7 बिलियन की कैपेसिटी जो है आज के दिन हमारे पास बंद पड़ी है। मैं हमेशा कहता रहा हूँ 3 साल से हमारे पास $25 बिलियन की सिर्फ टेक्सटाइल की कैपेसिटी है, आज भी 18 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है। और 1 साल गुजर गया तो ये टमाटर महंगा, साहब $200 किलो का टमाटर है, तो शायद 180 किलो की ये मशीन बिकेगी। टमाटर महंगा होगा, मशीन सस्ती होगी। तो पॉलिसी मेकर्स को मैं ये कह रहा हूँ कि ये मशीनें आके पड़ी हुई हैं, वर्कफोर्स हमारे पास है, हम ये इस कहें कि इल्जाम लगाएं करेंसी 140 की 280 होगी, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही? अरे भाई हर चीज तो बढ़ गई, बिजली उसके हिसाब से डॉलराइज्ड है, तो उसके हिसाब आज आप देखें 32 रुपए सारा तो 11 सेंट बनता है। आपकी इस नैरेटिव में सारा कसूर 100% पाकिस्तान की इकनॉमिक सूरत हाल की, गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग की, सेंट्रल बैंक के अपने रोल की, और ये मसाइल हैं जिसकी वजह से हम पाकिस्तान के, क्योंकि इस वक्त हम एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी के क्रिटिकल पिवट की बात कर रहे हैं, ये डिज़ास्टर जो है उसकी वजह जो है इसमें हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो हमारे जिनके जो बेनिफिट्स रहे हैं इस दौरान, जो भी सब्सिडीज़, जो भी इंसेंटिव्स मिलते रहे हैं, जिस तरीके से आपको मालूम है कि ओवर इनवॉइसिंग वगैरह और ये तमाम सिलसिले होते रहे हैं, तो हमारे इस एक्सपोर्टर जो हमारे जो हमारा जो लोग हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स की जो कम्युनिटी है, उन बेचारों का कोई कसूर नहीं है। ये सारा का सारा कसूर जो है ये हुकूमती पॉलिसीज़ का है और हुकूमत के फ़ैसले वालों का है। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग, इसके ऊपर बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू है। फिर आपने एक और सब्जेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग ले लिया सर। मैं कहता हूँ सारा कसूर हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट का, ठीक है। मैं कसूर शिफ्ट कर देता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट का है कि वो ओवर इनवॉइस करते हैं अपनी मशीनें। तो मुझे बता दें कि कोई एक नाम तो बताएं जिसने ओवर इनवॉइस की हो। नाम ले लेते हैं ना पाकिस्तान का, पाकिस्तान के माया नाज लोग हैं, कुछ शर्माने की क्या बात है। पाकिस्तान के टॉप 10 एक्सपोर्टर्स हैं, नंबर 1 मोहम्मद अली तब्बा है, ठीक है। मेरे ख्याल में उनसे इज्जतदार आदमी कोई नहीं है। 100 बिलियन का उनके डिफरेंट, उन्हीं कॉन्ग्लोमरेट्स ने वो डिफरेंट सेक्टर्स फॉर्म कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सेकंड हमारे पास जो है सबसे बड़ा सनअतकार जो है वो टेक्सटाइल का, आज के दिन कराची से आर्टिस्टिक डेनिम है, ठीक है। आज 50,000 आदमी को एम्प्लॉय कर रहा है याकूब साहब। मैंने उसको 40 साल पहले जो है वो डॉक्टर महमूद हुसैन रोड पे पेट्रोल पंप मशरिक बार के साथ आपका दफ्तर जहाँ है, इससे टोटल 3 बंगले, जो दुनिया का दफ्तर था उससे 3 बंगले रेप पे था, ठीक है। उसमें इमराना बॉडी फोकस करती थी और भाई याकूब 4 भाइयों के साथ आर्टिस्टिक, वहां से मैंने उनको अपनी आंखों से चारों भाइयों को 25 स्टिचिंग मशीन पे देखा। 40 साल में वो 4 भाई $1 बिलियन की मुल्क के लिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 50,000 बिल्कुल उनका बहुत बड़ा कसूर है। तीसरे कराची से सबसे बड़े एक्सपोर्टर मैं समझता हूँ शायद सूरती हैं, उसके बाद वो भी $500 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
मैंने उसको 25 स्टिचिंग मशीन से 35 साल से पहले देखा है। इसके बाद सबसे बड़े एक्सपोर्टर कराची से अगर आप देखते जाएं तो जो नाम है वो अशरफ मकाती का है, उसके बाद गुल अहमद है, उसके बाद आप पंजाब की तरफ आ जाएं तो सारे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर पंजाब में जो इस वक्त है वो शहजाद स्टाइल टेक्सटाइल है, वो भी $500 मिलियन की एक्सपोर्ट। मैंने उसको अपनी आंखों से जो है कोट लखपत पे 2 टन का डाइंग प्लांट, उसके वालिद साहब बहरीन है असगर अली साहब, उन्होंने यहाँ दोनों बच्चों को शिफ्ट किया था और यहाँ उसने जो है एक्सपोर्ट सिर्फ 25 स्टिचिंग मशीनों के साथ स्टार्ट की थी। वो भी आज वो भी $500 मिलियन की एक्सपोर्ट। बिल्कुल सारे चोर हैं सर खान साहब, ये भी। लेकिन देखिए ये आप इतनी अच्छी एग्जांपल्स देके आप गौर भाई आप इसको डिनाई नहीं कर सकते जो जिन एलिगेशंस की बात मैं कर रहा हूं जो कि बिल्कुल अनफाउंडेड नहीं है ये कहानियां उन लोगों की है जो वफात पा चुके हैं। मतलब ये आपको पता है ना कि सुलझर से मशीनें आती थी, ओवर इनवॉइसिंग होती थी, एक प्रोजेक्ट पे एक लंदन में फ्लैट और एक मर्सिडीज बचती थी, ये तो हो जाता था और इक्विटी अपनी कुछ नहीं लगती। मेरे ख्याल में तो उनकी 30 साल पहले वफात पा चुके हैं वो लोग, हम जिनकी बात कर रहे हैं। मैं तो ये आज की बात कर रहा हूँ कि आज जो 30 साल के सनतकार मुल्क में खड़े हैं या जो आज ये $18 बिलियन के सनतकार खान साहब हैं, तो ये पाकिस्तान का मायानाज सरमाया है। बिल्कुल रिस्पेक्टेड लोग हैं सब, बिल्कुल। और ये मायानाज सरमाया पाकिस्तान के सैफायर ग्रुप है। कमाल किया उन्होंने, दोनों भाइयों ने जो है वो नदीम और शाहिद ने और आमिर और यूसुफ ने कमाल किया हुआ है। ये भी $1 बिलियन की मुल्क को एक्सपोर्ट दे रहे। तो मैं ये कह रहा हूँ इंटरलूप बहुत अच्छी एग्जांपल है गौर भाई, इंटरलूप बहुत अच्छी एग्जांपल है। आप देख लें इंटरलूप ने $15 अरब का लॉस दिखाया है अपने गारमेंट सेक्टर का। इंटरलूप जो कि $500 मिलियन की एक्सपोर्ट कर रहा हूं मैं, अब 30 जून 2025 की बैलेंस शीट उसकी डिस्कस कर रहे, तो कहता है कि मुझे जो है $5 अरब का इस साल प्रॉफिट हुआ है। तो एक्चुअली जो उसका सॉक्स डिवीजन था उसने $20 अरब का नफा किया और $15 अरब का नुकसान कर दिया उसके अपैरल डिवीजन ने, उसके स्पिनिंग डिवीजन ने और उसके अदर डिवीजन ने, जो टावल डिवीजन उसने जो डेनिम डिवीजन खड़ा किया। तो उसका एक डेनिम डिवीजन और एक अपैरल डिवीजन, और जो है उसमें वो नुकसान करके जो सॉक्स का प्रॉफिट है उसके सामने वो कहता है 15 अरब नया डिवीजन दिए। तो क्या वजह है इतना मायानास जो है वैल्यू एडेड गारमेंट एक्सपोर्टर, वो दुनिया में कम्पीट ही नहीं कर सकता। आज गुल अहमद आपने देखा होगा मार्केट में आया, गुल अहमद ने भी अपनी अपैरल डिवीजन बंद कर दिया। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यूसुफ अब्दुल्ला के पास डाइंग थी, कमाल गारमेंट एक्सपोर्ट करता, उसने भी अपना अपैरल डिवीजन बंद किया हुआ। तो कोई मसला तो है ना खान साहब, जो मैं बोल रहा हूँ कि हम बार बार ये बोलते हैं। अच्छा, और ये जो अपैरल डिवीजन बंद किया है, जैसा कि अभी आपने गुल अहमद का कहा और एक और कहा, ये एक सेटबैक है ना गौर भाई, और ये इस पे हमें देखना चाहिए कि बजाय कि एक्सपेंशन हो, ग्रोथ हो, बंद करने की बात हो रही है। तो बात क्या वजह कि जब मेरी कॉस्टें ठीक नहीं करेंगे, ठीक है, 2-2 साल हम चीखे मारते रहेंगे तो क्या करेंगे। अब मैंने कहा 150 यूनिट बंद हो गए, तो मैं आपको नाम सिर्फ 3 दे रहा हूँ। जी। अच्छा, आप कोई शर्मा भी नहीं रहा आप बात करते हुए कि मैंने बंद कर दिया। बड़े फखर से कल एप्टिमा की जनरल बॉडी थी, सबने बड़े फखर से बताया मेरे 2 यूनिट बंद कर दिए, को कह रहा मैंने 3 बंद कर दिया। पहले ही हम जुमला सुना करते थे कि 2 यूनिट लगाए हैं, मगर गौर भाई ये उस जमाने में बंद नहीं हुए। गौर भाई मुझे समझाइए, काइंडली मुझे समझाइए। 2 साल में बंद हो गया सर, ये मुझे नहीं इफेक्टिव। सर मुझे बताइए कि ये उस वक्त तो बंद नहीं हुए जब इंटरेस्ट रेट जो था वो 22% था, जो जब एनर्जी की प्राइस जो थी वो इससे डबल थी, उस वक्त तो बंद नहीं हुए। अब क्यों बंद हो रहे हैं ये? तो मैं बताता हूँ, ये पहले बंद हो गए स्पिनिंग और वीविंग, जो कि यूनिट चल रहे थे बिजली और जिसको एनर्जी और जिसको चाहिए थी वर्किंग कैपिटल। पहले आपने 150 यूनिट वो बंद करा दिए पिछले साल में। इस साल में क्योंकि अब वो हमारी जो प्रोडक्शन ही जो है वो उसकी कॉस्ट ही इतनी ज्यादा है धागे और कपड़े की, ये कोई गारमेंट सिलाई से थोड़ी बिकता है जिसको वैल्यू एडेड हम करते हैं। ये पूरी चेन है, ये हर चेन का जो इतना हिस्सा है, चाहे वो कॉटन है, चाहे वो जिनिंग है, चाहे स्पिनिंग है, चाहे वीविंग है, चाहे उसके बाद उसने स्टिच होना है। स्टिच का तो टोटल 20% का मार्जिन होता है कि नहीं होता है? कि आप स्टिचिंग के ऊपर थोड़ी वायबल है, आप वायबल है पूरी चेन के ऊपर। जब आपकी चेन का कपड़े की कॉस्ट इतनी ज्यादा है तो आप वायबल ही नहीं है। आपने गारमेंट डिवीजन बंद कर दिया, उसने को अपना फैब्रिक डिवीजन तो नहीं बंद किया, या उसने स्पिनिंग तो नहीं बंद किया। अभी 150 स्पिनिंग और वीविंग डिवीजन पिछले साल बंद हो गए। अब जो बचे हुए हैं वो आज खड़े हुए हैं, स्पिनिंग और वीविंग और फिनिशिंग डिवीजन, जो आज $18 बिलियन की आज भी एक्सपोर्ट दे रहे हैं। मैं आपको खान साहब ये कह रहा हूँ कि जो आपने जुमला का 22% पे ही बंद हुए, मैं कह रहा हूँ ये 15, जब आपने 15 सेंट की बिजली की 45, अब पिछले साल में
ये जो बेसिक यूनिट है खड़े हुए हैं। अब अपैरल डिवीजन जो इसकी कॉस्टें हैं बांग्लादेश के सामने, वियतनाम के सामने हम वाइबल नहीं है। वो लोग हमारा कपड़ा लेके जा रहे हैं। आपने एक और बात की बड़ी इंटरेस्टिंग आज पे कि पाकिस्तान धागा एक्सपोर्ट करता है। मैं बता देता हूं आपको, $18 बिलियन में से $10 बिलियन का नेट और वोवन गारमेंट जाता है सब, $4 बिलियन का होम टेक्सटाइल जाता है, 14 हो गए। $1 बिलियन का हमारे में से टावल जाता है, 15 हो गए। $3 बिलियन का डाइड कपड़ा जाता है, ये 18 हो गए। टोटल 200 से 300 मिलियन या $500 मिलियन का यान जाता है। खत्म हो गई यान की कहानी। ये सारे फौत हो गए जो यान एक्सपोर्ट किया करते थे, वो नस्लें ही खत्म हो गई हुई हैं यान एक्सपोर्ट करने वाली। अब तो यान इंपोर्ट होता है, $3 बिलियन का यान इंपोर्ट हुआ है पिछले साल, क्योंकि यहां मिले बंद हो गई। एक्सपोर्ट वायबल ही नहीं है पाकिस्तान से यान और कपड़े की। मैं यही बोल रहा हूं कि वी आर नॉट कंपेटिटिव। यान और कपड़ा तब जाता था हम दुनिया से कंपेटिटिव होते थे। अब तो हमारे यहाँ चाइना और उज्बेकिस्तान हमारे को माल जो है वो यान और कपड़ा एक्सपोर्ट करते हैं और डाइट कपड़ा करते हैं, जो पिछले साल EFS में $4 बिलियन का माल आ गया और उन्होंने कहा जी हम कन्वर्ट करके दे देंगे। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि इंडस्ट्री को जब तक आप पूरी चेन को वायबल नहीं बनाएंगे और मैन्युफैक्चरिंग को, पूरे पाकिस्तान की टेक्सटाइल तो चलो फिर 18 करिए, पूरे पाकिस्तान की जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, मैं कह रहा हूं $5 बिलियन की एक्सपोर्ट, पूरा पाकिस्तान $5 बिलियन और पूरी एग्रीकल्चर $5 बिलियन। ये थी 2023 के नंबर। आज नंबर बढ़ के क्या हो गए, आज टेक्सटाइल फिर 19.5 पे खड़ी हुई है। आज फिर एग्रीकल्चर जो है बढ़ के 8 के ऊपर खड़ी हुई है। अदर देन टेक्सटाइल आज भी $5 बिलियन पे खड़ी है। हम आज ये $32 बिलियन की एक्सपोर्ट पे खड़े हैं। इस पूरे खान साहब की जो इवैल्यूएशन का मैं नैरेटिव कंप्लीट कर लूं कि खान साहब के जब डिवैल्यूएशन, तो मैंने आपको कहा 140 का 280 हुआ, एक्सपोर्ट कट गई। उसके बाद हमें जब जो फैक्टर्स थे 22% सूद का और 15 सेंट का, कोई मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोर्ट 100% डिवैल्यूएशन के बावजूद भी नहीं बढ़ सकती, $1 नहीं बढ़ी। आपने फैक्टर्स को 11-11 लाया, तो इस साल में आपने एक्सपोर्ट $2 बिलियन हमने दोबारा से टेक्सटाइल में बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग में फिर भी नहीं बढ़ी। तो मेरा पॉइंट ये सर कि ये जो आज पाकिस्तान का टेक्सटाइल का इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है, ये पाकिस्तान का वो सनतकार नहीं है जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। वो जनरेशन खत्म हो गई, लेकिन तो मिलें बंद हो गई, जो पॉलिटिशियन लगाए थे और इस करके मुझे भी वो जमाना याद, खत्म हो गई वो सारी कहानी। अब तो इट्स अ वेरी कंपेटिटिव बिजनेस and you have the best CEOs in this industry in my view. There are no better CEOs when you look at it. जी गौरव भाई, आपने बड़ा स्पिरिटेड डिफेंस किया है इंडस्ट्री का हमारे, और ज़ाहिर है कि एक्सपोर्टर्स जो 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 बैकबोन है बहरहाल हमारी इकॉनमी की इस पूरे सिलसिले में। लेकिन एक डिबाकल का भी हमने जिक्र नहीं किया जिसमें बेचारे इंडस्ट्रियलिस्ट का कोई कसूर नहीं है। ये जो कॉटन की हमारी प्रोड्यूस है, ये 1/3 रह गई है फ्रॉम इट्स पीक, और एक तबाही की सूरत हाल है। ये कौन सा निज़ाम है जिसमें कि अक्रॉस द बॉर्डर जो है वो बूम करता रहा है पिछले अगर 10-15 साल हम देखें, और यहाँ पर जो है इसका बुरा हाल है। ये हमारी एक मेजर एक्सपोर्ट होती थी, हमारी एक बड़ी सपोर्ट होती थी। ठीक है, अल्टरनेट भी आ गए हैं, ये सारी चीज़ें हो गई हैं, लेकिन इसकी कौन जिम्मेदारी ले कि जब हम एक्सपोर्ट्स की और इकॉनमी की तबाही की बात करते हैं कि जो अपनी हमारी कैश क्रॉप जो वन ऑफ द बेस्ट थी 1/3 रह जाए। अच्छा, कॉटन की कहानी जो है ना वो बड़ी सिंपल इकोनॉमिक्स की कहानी है। हमारा फार्मर जो है वो हमारे जो इकोनॉमिस्ट ये बैठ के 140 का 180 डिवैल्यू करके भी सवाल पूछते हैं अब एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी। वो इनसे सियाना है फार्मर। उसको जब ईल्ड ज़्यादा नज़र आ रही है अदर क्रॉप्स में, उसको जो है उसी क्रॉप पैटर्न के अंदर कोई ज़मीन की काश करनी तो बंद नहीं हुई ना खान साहब। उसने जो है वो शिफ्ट किया है फ्रॉम दिस कॉटन क्रॉप टू अदर क्रॉप्स, और जब वो मेज़ की तरफ गया तो उसको मेज़ के अंदर जो है वो रिसर्च ज़्यादा हुई, उसके सीड्स बेहतर हुए, उसकी ईल्ड ज़्यादा हुई तो वो मेज़ की तरफ चला गया। वो उसको जो है गन्ने में बेहतर ईल्ड आई तो गन्ने में चला गया। आप जबरदस्ती कॉटन के मतलब किसी फार्मर से कॉटन नहीं उगा सकते। स्टेट का काम है पॉलिसी देना। अच्छा, अब आप ये भी नहीं कर सकते कि जो टेक्सटाइल वाला है बाहर से जिस कीमत पे दुनिया से रुई मिल रही है, आज 66 सेंट की रुई है, 10 सेंट का खर्चा है इंपोर्ट का, 76 सेंट्स में आज पाकिस्तान की कॉटन ईल्ड एडजस्टेड 16,500 की पड़ती है।
पाकिस्तान का इंडस्ट्री 16,500 से ऊपर तो कीमत नहीं दे सकता, क्योंकि माल ही नहीं बिक सकता। उसके बाद तो आप तो ऑलरेडी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की कीमत दे रहे हैं। अब इस हालत में सिर्फ एक चीज है कि आप फार्मर की यील्ड और प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे। वो कौन बढ़ा सकता था? हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट ही नहीं करते, दे डोंट एग्जिस्ट। एंड हम कंटिन्यूसली कहते रहे, मैंने कल भी अपनी जर्नल बॉडी में कहा है कि एप्टमा इज रेडी टू हेल्प, लेकिन इसको सूबों में लेके आ जाएं। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। सूबों के अंदर इसकी हम कॉटन रिसर्च, चाइना के अंदर 3 गुना यील्ड है, अमेरिका में 3 गुना यील्ड है, ऑस्ट्रेलिया में 3 गुना यील्ड है, ब्राजील में 3 गुना यील्ड है, उज्बेकिस्तान में 3 गुना, सामने पड़ी हुई है। प्राइवेट सेक्टर को प्लीज इन्वॉल्व कर लें। हम इसको बार बार कहते हैं, जब मैं मिनिस्ट्री में था उस वक्त भी मैंने मेहनत की कि जनाब इसको डिवॉल्व कर दे, सूबों में दे दे, फेडरल गवर्नमेंट का काम नहीं है। लेकिन जो है वो मैं नहीं करा सका उसको, जबकि कमिटमेंट हुई कि जनाब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को चली जाएगी कि हम सारी रिसर्च को देते हैं, और रिसर्च इज द सोल्यूशन। हम अपने फार्मर को, उसका कसूर नहीं है ना किसी और का कसूर है, उसको ज्यादा पैसे मिल रहे हैं दूसरी क्रॉप में, तो हमारे लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशन का काम है कि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, ताकि उसके लिए अगर अमेरिका में 66 सेंट पे वायबल है, ब्राजील में है, ऑस्ट्रेलिया में है, तो पाकिस्तान में फार्मर के लिए क्यों नहीं वायबल? बिकॉज ही हैज 1/3 यील्ड, उसको पैसे नहीं मिलते, वो कैसे ग्रो करे उसको? तो सोल्यूशन लाइज, somebody has to take ownership, nobody is taking ownership. वी आर ट्राइंग टू बीट द बुश। ये एक सूरत हाल में सर जो बुनियादी जिम्मेदारी है वो तो सरकार की और रियासत की है ना। अगर हम इस ओवरऑल फेलियर की बात कर रहे हैं, इस डिबाकल की बात कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हुकूमत की फेलियर है ना, हुकूमत के मसाइल हैं। अब यू नो कि ये जब ये पीडीएम की गवर्नमेंट थी, या जब ये तो बाद में आई, जब ये एक इंटरिम गवर्नमेंट हमारी बीच में रही काकड़ साहब की, तो जो चीज़ें उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये अब हो गई है, वो आज 2 साल बाद भी जो है उसका कहीं वजूद नज़र नहीं आ रहा। 3 बार हमारे साथ प्रोग्राम में वो जो मोहम्मद अली साहब हैं, एनर्जी के उस वक्त एडवाइज़र थे या व्हाटएवर, तो वो कह के जी कि अगले हफ्ते जो है वो डिस्को जो है वो प्राइवेटाइज हो जाएगा, नए बोर्ड्स आ जाएंगे, नई सिलसिला हो जाएगा। पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हमने देखा कि जी कि बस अब हुआ और अब हुआ और अब हुआ, वो नहीं हुआ। फिर ये अभी हमने देखा कि एफबीआर की उसी वक्त जब ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, 2 बार कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया, उसकी रिफॉर्म्स को उसको बाइसेक्ट करना था आईआरएस में और कस्टम्स में। एक बात हो कोई जो कि बहरहाल हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत को करनी है, तो बेसिकली जब हम इस तबाही की बात कर रहे हैं, इस एक्सपोर्ट्स की तबाही की बात कर रहे हैं, तो हम बेसिकली हुकूमत की नाकामी की बात कर रहे हैं। हाँ साहब, देखिए हुकूमत जब, क्योंकि मैं खुद 8 महीने 5 मिनिस्ट्रियों में बैठ के चला के देखी, वहाँ पे सुबह मैं देखता हूँ कि आप फजर के बाद भी शुरू हो जाए ना और रात 10 बजे भी, तो काम ही खत्म नहीं होता। ठीक है, सो मैं ये देखता हूँ कि उसके बाद रिजल्ट, जैसे आपने कहा, मैं कुछ 6 मरतबा डिफरेंट जगहों पे अपने लोगों को लेके गया कि एग्रीकल्चर गुड्स हम बेचें, उसका रिजल्ट भी आ गया कि 27.5 से हमारी 10% एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट भी बढ़ गई। मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी नहीं सकती थी उस वक्त, जैसे मैंने कहा। तो बेसिक पॉइंट क्या है कि हुकूमत फंसी हुई है इस वक्त IMF के पैकेज के अंदर। हुकूमत को पता है क्या मामलात है। अब मैं इसकी पॉजिटिव साइड पे आपको दे देता हूँ कि यही स्टॉक मार्केट 2023 की जून में इसकी जो इनकम थी 1.47 ट्रिलियन थी, और स्टॉक मार्केट 41,000। मैं आपके प्रोग्राम पे आया 17 अगस्त 2023 में, पहले दिन आपने मुझे मैंने कहा ये मार्केट 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो पी है वो दुनिया पूरे रीजन का सबसे कम पी रेशियो चल रहा है, 3 पी चल रहा है। ये कम से कम 3 जो है वो 9 पी होना चाहिए। आज आपने देखा 30 जून 25 में वो 1,25,000 2 साल में हो गई। अच्छा, अभी 30 जून 25 की जरा अर्निंग देख लेते हैं खान साहब, मेरे पास सारे नंबर आ गए। 1.47 ट्रिलियन की अर्निंग थी 30 जून 2023 में, जब हमने कहा कि 41,000 की स्टॉक मार्केट, और मैंने ही कहा कि ये 3 पी पे चल रही है, इसको 9 पी में चलना चाहिए जी। अब जो 30 जून 2025 का नंबर आया उसमें 1.8 ट्रिलियन रुपीस का अप्रोक्सीमेटली पूरी हमारी जो स्टॉक मार्केट है सबके कल रिजल्ट्स आ गए। 1.8 ट्रिलियन की आफ्टर टैक्स इनकम आई। तो इसका मतलब है जो इनकम बढ़ी है वो 20% बढ़ी है, जबकि इंडेक्स जो है वो 100% से ज्यादा बढ़ गया।
के जो इंडेक्स है वो 23 के मुकाबले में 4 गुना हो गया। 41,000 का अब 1,60,000 हो गया। 25,000 था 30 जून। जी आज 160 है, 4 गुना। हम 30 जून 25 को ही लेते हैं तो 3 गुना हो गया। तो एग्जैक्ट हमने कहा था 9 पी पे जाएगी, वो 8, 8.5, 9 पी पे चला गया। तो ये सब कुछ क्या था? ये फंडामेंटल जब कॉन्फिडेंस आया, ये एस्टैब्लिशमेंट ने कंट्रोल ले लिया है और हमारी सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी की बहुत जो है अच्छी रिलेशनशिप चल रही है और वो हम पाकिस्तान को सही रास्ते पे चले, तो उस कॉन्फिडेंस पे पाकिस्तानियों ने ही पाकिस्तान में कॉन्फिडेंस दिखाया और उसका रिजल्ट क्या निकला कि ये आज मार्केट 4 गुना है। 40,000 की इनकम तो सिर्फ 20% बढ़ी है, स्टॉक मार्केट 4 गुना बढ़ गई। और अगली बात क्या कि यही चीजें अब हम लेके जब हम जा रहे हैं तो हमें अर्निंग बढ़ानी। मैं टेक्सटाइल सेक्टर की भी अर्निंग बढ़ा देता हूँ। 2022 का साल था ना खान साहब, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर की स्पिनिंग, कॉम्पोजिट और वीविंग तीन जगह से स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट करती है। उसकी कोई 147 बिलियन की इनकम थी, 147 बिलियन आफ्टर टैक्स। इस साल जो बंद हुआ है 30 जून उसकी 45 बिलियन रह गई, 1/3 रह गई। बैंकिंग सेक्टर जिसकी इनकम 260 बिलियन थी वो 3 गुना होके वो 680 बिलियन हो गई। तो हम क्या कर रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान जिससे काम कर रही है उसका नफा 3 गुना हो गया, जो दुनिया से काम कर रहा है उसका 1/3 हो गया। वही तो वजह है इसी पाकिस्तान में करेंसी 140 की 280। सही बात है। हम कह रहे हैं एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी 1/3। मैं तो अब आपको फैक्ट्स के साथ नंबर दे रहा हूं। 147 बिलियन उन्हीं कंपनीज का प्रॉफिट जो कि पब्लिक में है, लिस्टेड है, हर चीज मौजूद है, टॉप कंपनी है। 147 बिलियन इन 22 एंड इन 25 दे आर डाउन टू 47 बिलियन। बैंकिंग सेक्टर 3 गुना का प्रॉफिट, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान उनसे पीआईबी सारे पैसे उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को दिए। तो वो जो है उसका नफा। तो क्या मुल्क ये हम हुकूमत पाकिस्तान टैक्स पेयर से पैसा लेके बैंकों को दे दे, क्या हम पाकिस्तान इसमें तरक्की करेगा? मेरा जवाब है नहीं। मैं आपसे भी जवाब नहीं मांगूंगा। इसका जवाब सिर्फ एक है, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आप कंपेटिटिव करें, पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वायबल करें। ये मैंने सारे नंबर्स आपके सामने पेश कर दिए हैं जो कि आपकी डिवैल्यूएशन से लेके उसकी नेट प्रॉफिटेबिलिटी। गौर भाई आप कितने परेशान हैं, आप कितने आप फिक्रमंद हैं। मैं तो बहुत हूँ कि हमारे मुल्क में जहाँ पर हमने डॉलराइज्ड रिटर्न दे रहे हैं 60% हमारी मार्केट दे रही है स्टॉक मार्केट, वहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो समझिए कि कुछ नहीं आ रही। जो इन्वेस्टमेंट थी वो भी वो लेके चला गया है। दूसरी बात यह है कि जो एफडीआई है वो आप देखें, ये 200-300 मिलियन डॉलर, ये किस क़यामत से हम गुजर रहे हैं गौर भाई? ये इसकी फ़िक्र क्यों नहीं है? इसकी क्या वजह है? क्यों फॉरेनर आपके करीब से गुजरने को तैयार नहीं है? आप दुनिया के इस वक्त न्यूज़ कैनवस के हीरो हैं, आप ग्लोबल प्रेस्टीज में नंबर 1 हैं, आपने सब मार्के को किए हैं। मगर ये तो आप देखें द फैक्ट ऑफ लाइफ कि हम जो ग्लोबल इन्वेस्टर कम्युनिटी है, जो जिसने के पैसा लगाना है, जिसने के इस पहिए को चलाना है, वो करीब से गुजरने को तैयार नहीं है। खान साहब उसका बड़ा सिंपल जवाब है। आज आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे दुनिया में? आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर हैं। उस मुल्क में जहाँ पे 11 सेंट की बिजली हो, मैन्युफैक्चरिंग करनी हो, तो उस मुल्क में जहाँ पे करेंसी स्टेबल हो 283 पे 2 साल से, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट रेट हो 11 हो, जबकि पूरे रीजन में 5 है, अमेरिका में 4 है, तो दुगना से ज्यादा सूद का रेट, दुगनी एनर्जी की कीमत, 50% का टैक्सेशन, और उसके बाद कंप्लीटली जो है वो नेगेटिव सेंटिमेंट के इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जब वो सवाल पूछते हैं तो हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। हम कहते हैं बिल्कुल पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए, ग्रेट पोटेंशियल। ठीक है। अब उसके बाद जब वो जो ये 3 चीजें देखते हैं, वो 3 चीजें देखने के बाद वो सवाल पूछते हैं कि आप लोग पाकिस्तान में काम कैसे कर रहे हैं? कि दुनिया में इंटरेस्ट रेट 4 है, रीजन के अंदर इंडिया, वियतनाम, कंबोडिया, नाम ले लें, चाइना 5% का सूद है। आपकी करेंसी भी अब माशाल्लाह स्टेबल हो गई है 283 रुपए से। आपके लोगों को समझ आ गई है कि डिवैल्यूएशन हल नहीं है। अरे भाई आप फिर इंटरेस्ट और फाइनेंशियल कॉस्ट को क्यों नहीं रीजन के बराबर में कर रहे?
क्यों नहीं लेके आ रहे पांच? लेकिन पांच सेंटर, पांच गवर्नमेंट जो हम बात करते हैं, अगला सवाल वो पूछते हैं कि आप पूरा रीजन में जब टैक्स रेट 15 से 20% का है, आपने क्या 50% का टैक्स लगाया हुआ है? उसके बाद कहते हैं सुपर टैक्स, उसके बाद कहते हैं आप गिरफ्तार कर लेंगे सबको ऊपर से लेकर नीचे तक, सारे टैक्स चोर हैं। आप सबको तो टैक्स चोर कहते हैं एफबीआर वाले। तो मेरा उनको जवाब होता है नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये जो है ये एक नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ चलाया जा रहा है, ये हकीकत नहीं है। हम पाकिस्तान इज नाउ गोइंग थ्रू क्योंकि हमारे यहाँ डिवैल्यूएशन हुई थी, मैं हमेशा जवाब देता हूँ। अब हम इन्फ्लेशन के नंबर्स 3 और 4 आ गए हैं और हम इस इन्फ्लेशन पे हमारा इंटरेस्ट रेट भी अब हम भी 6% पे इंशाअल्लाह ताला इस साल के अंदर चले जाएंगे। वो मेरी शक्ल देखते हैं, मैं उनको फिर कहता हूँ ये होना है। वो कहते हैं एनर्जी, मैं कहता हूँ एनर्जी जो है वो 11 सेंट पे आ गई। हमने इंडस्ट्री के लिए हमने भी रीजनल इंटरेस्ट रेट देना है, नहीं तो हम आपको जो है नई पॉलिसीज आ रही हैं CBD CBM की कि जनाब आप जो है वो खुद खरीद सकते हैं बायलैटरल के थ्रू, ठीक है। अब नाउ पॉलिसीज आज हम जब तक अपना खुद पॉजिटिविटी नहीं देंगे, हमें मैं तो कहता हूँ 3 चीजें करनी पड़ेंगी। अगर मुल्क में आपने मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट करानी, आपको 6% का सूद लाना पड़ेगा, आपको 6 सेंट की बिजली लानी पड़ेगी, जैसे मर्जी लाए महंगी अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। चाहे वो जैसे सिंध कर रहा है, उसने कहा है कि मैं आपको पंखे लगा के ट्रांसमिशन दे के तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट को मैं 15 रुपए यूनिट में, क्या है 15 रुपए, वही 5 सेंट की बात कर रहा है ना सिंध वाला। उसने बातें करनी शुरू कर दी कि हम नहीं 43,000 मेगावाट का बोझ उठा सकते। तो आपको 15 रुपए, जब रीजन में 15 है तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी मैन्युफैक्चरिंग चल सकती है? तो आपको 5 से 6 सेंट की फेडरल गवर्नमेंट को भी इंडस्ट्री के लिए बिजली लानी पड़ेगी। तीसरी चीज, आपको टैक्स रेट नई इन्वेस्टमेंट के लिए दोबारा से 0 करना पड़ेगा। अब आएगी इन्वेस्टमेंट, आप 0% के ऊपर उसको दोबारा कहें इनकम टैक्स नहीं, तब इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अट्रैक्ट हुएगी, नहीं तो क्यों कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? आप बताएं। जी सर, मगर ये कि ये बात तो आपकी बिल्कुल है कि हम जितने लोगों से बात करते हैं, पाकिस्तान के बाहर करते हैं, उस दुबई में बात करते हैं जहाँ पे वी आर एक्चुअली हेडक्वार्टर, तो और जितने इन्वेस्टर से बात करते हैं वहाँ पूरी दुनिया होती है। वहाँ $1 ट्रिलियन जो है वो इस सिटी स्टेट के अंदर घूम रहा है दुबई में। और तो वो कहते हैं कि कैसे हम उस मुल्क में जाएं जहाँ पे 50% जो टैक्स हमें देना है, 50% से ज़्यादा देना है। हम इस जगह खड़े हैं जहाँ 0 इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स 9% है। ओवरऑल भी अगर दुनिया में देखें तो कहते हैं आपका केस तो क्लोज हो गया जब आपके यहाँ 50% से भी ज़्यादा 54%, 55% तो आपको अपने किसी भी बिजनेस पे टैक्स देना है, और आपका इंटरेस्ट जो है वो डबल डिजिट पे मुसलसल चल रहा है। मगर टैक्स और एफबीआर जो है वो नंबर 1 चीज़ है जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो मेंशन करता है। साहब, उन्होंने एफबीआर कहता है कि मैं पैसे कैसे पूरे करूं, कि हुकूमत का खर्चा है, वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स पे वही पैसे जो है उसको बढ़ाता चला जा रहा है, और उसका रिजल्ट ये हो गया कि पूरा पाकिस्तान अनकम्पेटिटिव हो गया। यही पहले बिजली में किया गया कि बिजली के तमाम अखराजात, जितनी चोरियां, जितनी कैपेसिटी पेमेंट थी, हमने उठा के सारी की सारी कंज्यूमर पे निकाल दी। अब जो है पता चला है कि पाकिस्तान लार्जेस्ट जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे चला गया कि सबने घरों की छतों पे खुद ही सोलर लगा दिया। ठीक है, बजाय कंजम्पशन बढ़ने के, कंजम्पशन मेरे ख्याल में इस साल 4 से 5 हजार मेगावाट कम हो गई है, क्योंकि हर बंदा, हर इंडस्ट्री वाला कहता है मैं सोलर लगा लूं, कोई कह रहा है मैं पंखा लगा लूं। तो सोल्यूशन इकोनॉमिक्स का है टू अचीव मैक्सिमम एंड्स विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज। हम इकोनॉमिक की डेफिनेशन भूल जाते हैं, हमने मैक्सिमम एंड्स अचीव करना है विद इन अवेलेबल रिसोर्सेज। तो आप कैसे अचीव करेंगे जब तक आप सारी बात कह रहे हैं कि हर चीज की चोरी, जैसे आप कह रहे हैं कि आप एक दुनिया में एक अलहदा मुल्क है, हर चीज हमारे मुल्क में ही मौजूद है, तो आपने एनर्जी को डोमेस्टिक के लिए 60 कर दिया, इंडस्ट्री के लिए 34 कर दिया, दोनों अनवायबल है। सब वो सोलर पे चला गया, इंडस्ट्री बंद हो गई। अब तीसरी क्या चीज आ गई? अब आप कह रहे हैं कि टैक्स, आपने टैक्स का भी कहा कि सारा खर्चा मैंने 14 ट्रिलियन रुपए इन्हीं टैक्स पेयर से पूरा कर लूं, तो आपने हर आदमी के ऊपर 50% का टैक्स लगा दिया। दिस इज नॉट द सोल्यूशन। Solution comes in when you apply your mind. It is not maths. Business is not mathematics. Now the government has to learn कि जनाब it is an art. ये 2+2 4 नहीं है, ये 2+2 22 है जो दुबई ने किया। कुछ भी नहीं था, रेगिस्तान था, उसने 2+2 22 कर दिया शेख मोहम्मद ने। हम 2+2 4 के चक्कर में पड़ गए। ठीक है, 2+2 4 तो होता है, बट इट इज नॉट बिजनेस। इट डजंट मेक बिजनेस सेंस कि आपने सारे टैक्स, जितना रेवेन्यू 14 ट्रिलियन रुपए हमसे ही वसूलना है।
सारा पाकिस्तान जो है वो चिखे मार रहा है कि जनाब भी है वो मेरा 50%, 54%। बाहर से किसने इन्वेस्टर आना है जब यहीं सारे कह रहे हैं कि 54% टैक्स हो? तो मैं ये कह रहा हूँ वी नीड टू सिट डाउन अगेन, द कंट्री हैज टू सिट डाउन, द इकोनॉमिक पॉलिसी मेकर्स हैव टू सिट डाउन कि हमने कैसे मैन्युफैक्चरिंग चलानी है, हमने कैसे इन्वेस्टमेंट लानी है, हमने कैसे ग्रोथ लानी है, हमने कैसे मुल्क को चलाना है। अगर ये इंडस्ट्री 43,000 मेगावाट है तो कैसे चलनी है जब 22,000 मेगावाट है? ये तो और 5,000 मेगावाट की कंजम्पशन टूटी चली जा रही है। मेरा पॉइंट ये है बिजनेस इज एन आर्ट, बिजनेस इज नॉट मैथमेटिक्स। ये 2+2 4 नहीं होता, ये 2 into 22 होता है। सर हमें जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो तमाम इन चीज़ों को समझते हैं, वो हमें कहते हैं कि खुदारा इस मुल्क की ग्रोथ बढ़े। 25 करोड़ के मुल्क की 2.7%, 2.8% ग्रोथ इज़ अ डिज़ास्टर, नथिंग शॉर्ट ऑफ ए डिज़ास्टर। पर कैपिटा इनकम हमारी कुछ जो भी है $1,600-1,700, ये डिज़ास्टर है अक्रॉस द बोर्ड। वो क्या वहाँ सूरत हाल है? लेट मी से कि पिछले क्वार्टर की ग्रोथ इंडिया की 7.9% है। सर ये चीज़ें हैं जो कि हमें कि सबसे बड़ी इमरजेंसी इधर डिक्लेयर करनी है, अपनी इकॉनमी को रिस्टोर करना है, उसको अपने टांगों पे खड़ा करना है। अदरवाइज मैं आपको सर खान साहब, आप 7.9 कह रहे हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में 10% की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है सिर्फ 90 डेज में। ओके 10%, ठीक है। तो समझे तो सही बात को, जहां पे ये समझाना पड़ जाए कि भाई के 2020 और 21 का भाई डाटा देख लो इंपोर्ट का, कि वो जो बूम एंड बस्ट साइकिल हुआ था, बूम एंड बस्ट साइकिल कंज्यूमर गुड्स से नहीं हुआ था, वो तो पेट्रोलियम की कीमतों से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 19.5 बिलियन। वो सारा दिन ये बोलते चले जाए सूद का रेट कम किया ना तो इंपोर्ट बढ़ जाएगी, जैसे 2021-22 में हुआ था, फिर डिवैल्यूएशन हो जाएगी। जब हमारे पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करें बगैर कोई चीज पढ़े हुए कि $13 बिलियन की पेट्रोलियम बढ़ी हुई है, 3 की वैक्सीन थी, $2 बिलियन का पाम ऑयल कॉटन था, सिर्फ 1 बिलियन का वो था, उसको देखे बगैर बोले ये बूम एंड बस्ट हो जाएगा अगर हमने सूद का रेट। तो उस बात के लॉजिक पे वो 11% सूद दे दें अपने डेट पे 50 ट्रिलियन पे, बजाय 6 देने के या 5 देने के, तो 3 ट्रिलियन रुपए वहां जाया कर रहे हैं। वही 3 ट्रिलियन हम टैक्स पेयर से लेने चले गए। अब वो 3 ट्रिलियन टैक्स पेयर से ना ले और वो 3 ट्रिलियन बैंकों को जो है वो कम सूद दे, तो आपका टैक्स रेट आधा हो जाता है, इनकम टैक्स रेट। जी जी जी। अब एक एक डिसीजन पे गलतियां किए चले जा रहे हैं। आप बिजली का जो है वो पॉलिसी बना ही नहीं सक रहे अभी तक कि हमने कंजम्पशन कैसे बढ़ानी है। हम एक ही कहानी पे है, चोर पकड़ लो, चोर पकड़ लो, चोर पकड़ लो। अरे कौन चोर है यार? 60 रुपए यूनिट के वो सारा दिन बोलते हैं चोरी है, और पता भी है कि कहां से पैसे नहीं आ रहे, फिर बोलते हैं सारे चोर हैं। जो पैसे देता है वो तो 100% दे रहा है, जहां चोरी हो रही है हमें पता है कहां चोरी हो रही है, वहां तो कोई जाता ही नहीं। गौर भाई दूसरी तरफ उसके सारे पैसे कौन को दे देते हैं। जाहिर है कि एक इंटरेस्ट रेट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 3 फैक्टर जो आपने मेंशन किए उसमें इंटरेस्ट रेट एक बड़ी चीज़ है, और ऑब्वियसली इट गोज इकोनॉमिक साइकिल तब चलेगा सर जब ये इंटरेस्ट रेट ठीक करेंगे, जब एनर्जी का रेट ठीक करेंगे, जब ये इंटरेस्ट के बाद तीसरी चीज है कि आपका टैक्स रेट ठीक होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर और बिजनेस के ऊपर। कोई बिजनेस, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, एग्जिस्टिंग बिजनेस 20% से ऊपर टैक्स नहीं दे सकता, 50% पे नहीं चल सकता। It's not possible। आपको सैलरी के लिए मैक्सिमम टैक्स रेट 20 बनाना होगा, बिजनेस के लिए 20 बनाना होगा, नई इन्वेस्टमेंट के लिए 0 करना होगा 10 साल के लिए। तब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, तब यहाँ पे ग्रोथ आएगी। आप देख लीजिएगा अगले क्वार्टर 10% ग्रोथ आ जाए। तो लेकिन ये भी देखें ना गौरव भाई कि अब पिछले जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई स्टेट बैंक की, एक आइडियल केस था पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट पे ले जाने का, और वो इन्फ्लेशन जो था वो हमारा एक बहुत ही आइडियल लेवल पे पहुंच चुका था। सारी चीज़ थी कि अचानक जी सैलाब आ गया, वो एमपीसी जो हुई वो हवा में उड़ गई। मैं उसको डिफाइन कर देता हूं और कोई जिक्र नहीं। और अभी आज आईएमएफ कह रहा है, सर आईएमएफ कह रहा है कि आपका कर रहे हैं, मैं इकोनॉमिक लॉस नहीं हुआ है आपका इतनी बड़ी चीज नहीं है। गोया कि हमने एक और अपॉर्चुनिटी जाया कर दी कम करने आप कराची बैठे तो मैं क्योंकि लाहौर बैठा हूं, मेरा उनसे तल्लक कोई नहीं है, ना मैं बैंकों से काम करता हूं। मैं सिर्फ आपको जवाब दे देता हूं कि सेंट्रल बैंक ने कहा फ्लड आ गए और हमें इस वजह से खतरा है कि महंगाई हो जाएगी, तो हम सूद के पैसे हुकूमत ने किसको देने हैं? बैंकों को। तो कह रहे हैं हम सूद की शरह 11 रखेंगे, अगर हमने कम कर दिया तो महंगाई बढ़ जाएगी। मुझे बताएं, सेंट्रल बैंक से पूछें कि टमाटर का रेट जो है वो दुगना हो गया, ठीक है, तो कैसे टमाटर का रेट वो कम करवाएंगे
हुकूमत पाकिस्तान को सूद ज्यादा दे के बैंकों को? मुझे भी जरा समझा दें, मुझे तो इकोनॉमिक थ्योरी नहीं समझ आती कि टमाटर का रेट कम कैसे होगा। अरे फार्मर को तो आप सपोर्ट कर रही थी आपने, आप सूद का रेट कम करते, आप 1.5% भी कम करते तो 1.5% से 750 अरब रुपए की हुकूमत को बचत होती, वो जाके 750 अरब रुपए जाके फार्मर्स को मदद कर देते। आपने कहा हम यही रखेंगे क्योंकि इसकी वजह से ना, अगर सेंट्रल बैंक ने रेट ये रखा, ज्यादा पैसे दिए किसको, हमने बैंकों को, तो इससे ना टमाटर की शायद जो कीमत है वो बढ़ेगी नहीं। क्यों? हमारे जो टमाटर की फसल है, वो टमाटर के जो कारोबारी हैं वो बैंकों से पैसे देके कारोबार करते हैं टमाटर। इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ते हैं स्टैनफोर्ड की और हार्वर्ड की, और इकोनॉमिक 101 पढ़ते हैं, ठीक है, जो वो अप्लाई नहीं करती पाकिस्तान में। ना डीवैल्यूएशन की अप्लाई करती है, ना इन्फ्लेशन की अप्लाई करती है। इन्फ्लेशन क्यों हुआ? कि करेंसी डिवैल्यू हुई। करेंसी डिवैल्यू, एक तरफ करेंसी डिवैल्यू करते हैं, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, फिर बोलते हैं कि जनाब मुल्क क्यों नहीं चल रहा। तो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स हमारे पास। इट इज ऑल, आई पुट इट इन वन वर्ड, पाकिस्तान इज अ ग्रेट फ्यूचर। खान साहब, पाकिस्तान इज अ ग्रेट, अच्छा वो बता दें कि पाकिस्तान इज ब्लेस्ड। मेरा दूसरा जुमला, पाकिस्तान हैज द रिसोर्सेज, पाकिस्तान हैज दी इवन द इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। हमें सिर्फ चाहिए जो है वो एक नियत चाहिए, नमल अमाला बिल नियत, सारे अमलों का दार नियत। लेकिन हमने मुल्क को आगे लेके लेकिन आज मुल्क देखे सेंटिमेंट पे, खाली एक फील्ड मार्शल आया, आपने 2 साल में सेंटिमेंट देखा, उतनी अर्निंग 20%, 4 गुना स्टॉक मार्केट बढ़ गई। कोई बाहर से पैसा नहीं आया, हमारे अपने ही 3 पी से 9 पी हो गया। काम मैं हमेशा बोलता हूँ पाकिस्तानी करेंगे, लेकिन कोई बाहर से आके नहीं करेगा। लेकिन देंगे, मुझे पहले देंगे वो अपॉर्चुनिटी। मैं दुनिया में कहूंगा पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं है, उसके बाद दुनिया से कोई आके इन्वेस्ट करेगा। जब मुझे ही काम नहीं करने देंगे, मैं ही काम बंद हो जाऊंगा, बोलेंगे हम दुनिया से इन्वेस्टर ले आएंगे, कैसे आएंगे? पहले पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी दें, पाकिस्तानियों को बिजनेस तो करने दें। मैंने आपको जो है वो आज के प्रोग्राम से मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने पॉजिटिव आप है ना पाकिस्तान के बारे में, मैंने शायद किसी को नहीं देखा। मैं हमेशा ही बोलता हूँ दैट वी लिव इन द टाइम्स ऑफ कामरान खान, एंड आई बिलीव इट कि देयर आर टाइम्स व्हेन जो है there are people who come in and they lead it. So I am proud of the fact that I'm times of Kamran Khan, and we believe you, I, and a lot of Pakistanis like you and me, a lot of we need to take Pakistan forward, and we need to develop this country. जो आप कहते हैं ना सर, ये $100 बिलियन की एक्सपोर्ट 5 साल में हो सकती है। मैं आज भी यही कह रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, मैं आज कह रहा हूँ सर, ये 5 साल में हो सकती है। We have the human resource, we have the natural resource, we have the intellectual resource. कमी किस चीज की है? गौर भाई, कमी इस चीज की है कि शायद हमें समझ नहीं आ रही कि चलना कैसे है। लेकिन चाहते भी है, शायद नियत भी है। जिस जगह पे हम आज खड़े हैं, तो खान साहब आपकी जरूरत है, बिकॉज अब जिम्मेदारी आपके पास है, बिकॉज वी आर लिविंग इन योर टाइम्स। सर ये बताएं कि जिस जगह पे हम आज खड़े हैं, करंट सिचुएशन, अगर यही टैक्सेशन रहता है, यही FBR रहता है, यही हमारी एनर्जी की प्राइसेस रहती हैं, यही हमारा इंटरेस्ट रेट रहता है, यही हमारी सूरत हाल रहती है, जितना भी, यानी कि ग्लोबल प्रेस्टीज तो इससे बड़ी पाकिस्तान ने कभी देखी नहीं है। पाकिस्तान का इंटरनेशनल रिकग्निशन, पाकिस्तान की इतनी इज्जत इससे पहले तो कभी देखी नहीं है। पाकिस्तान के मिडल ईस्ट के साथ, पाकिस्तान के US के साथ, पाकिस्तान के चाइना के साथ, पाकिस्तान के रशिया के साथ जिस तरह से लीड किया है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और जिस तरीके से पाकिस्तान की ये प्रेस्टीज जो है वो नुमाया हुई है, हमें तो डर ये लगता है कि इतनी बड़ी हार्ड पावर बनने के बावजूद हम इकोनॉमिक पावर बनने से मीलों दूर हैं। तो ये हमें फौरन हमें कोई रोक नहीं सकता खान साहब, इसको कोई इकोनॉमिक पावर से कैपिटलाइज करना है ना खान साहब। मैं यही आपको जुमला कह रहा हूँ कि आज हमारे पास, हम एक बेस लेवल पे आ गए। हमारे पाकिस्तानियों ने हमारी जो है वो पाकिस्तान को आगे लेके जाना। हमारे पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है, ठीक है। आज मैं यही बोल रहा हूँ कि आज हमारा बेस्ट मौका है, आज हम अपनी पॉलिसीज को ठीक करें। तभी मैंने कहा खान साहब, जिम्मेदारी अब आपके ऊपर है। आप, मैं और हमारे जैसे और बहुत सारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान से हमसे भी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम सब ने मिलके, और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, मैं फिर कहूंगा, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान से बहुत लॉयल और बहुत सिंसियर हैं कि अगर ये हालात भी रहे ना, तो हमने 2% ग्रोथ करके, मैंने आपको कहा है कि 1.4 ट्रिलियन का 2 साल में, इन हालात में भी 1.47 से इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी जो है 20% बढ़ाई, इन हालात में भी, इन इंटरेस्ट रेट्स में भी। लेकिन जब वो प्रॉफिटेबिलिटी देखता हूं तो मैं कहता हूं कि
कमाल है, इस प्रॉफिटेबिलिटी तो सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर की बढ़िया कि वो 260 का 660 हुआ है या 690 हुआ है, ठीक है। तो आज ये सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से खड़ा रह गया है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान की कौम को और पाकिस्तान के सनतकारों को सलाम है कि वो जो सारी अर्निंग है मैंने आपको डिफाइन कर दी है, वो तो 260 की जो 660 हुई है वो सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर में हुई है, वो तो और सही कहीं हुई नहीं है। वो हम उसके बाद पाकिस्तान के साथ खड़े हैं और आज ये बोल रहे हैं मौका तो दो, बैंकिंग आज हमें मौका तो दो खान साहब। वो बैंकिंग पाकिस्तान जो है मैं कह रहा हूँ 10% ग्रोथ करेगा एक क्वार्टर के बाद, सिर्फ मौका दे। लेकिन सर आप कह रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे न्यारे हो गए, यकीनी तौर पे बैंकिंग सेक्टर के बारे न्यारे हो गए। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त बैंक है हमारा यूबीएल, जावेद इकबाल साहब उसको लीड कर रहे हैं। $3 बिलियन उसकी जो है वो मार्केट कैप हो गई है, मगर रियल इकोनॉमी के अंदर उसका कोई हमें, क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा, और फिर ये कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा पसंदीदा बैंकिंग सेक्टर ही है, क्योंकि बैंकिंग जो सेक्टर के हमारे जो लोग हैं जो बैंकिंग सेक्टर्स के नंबर है वो बता रहे हैं कि उसका सबसे बड़ा फायदा बैंकों को नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इनकरेज करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको कहता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको इंसेंटिव देता है कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज लें और गवर्नमेंट का पैसा लें और गवर्नमेंट को सूद दें। मैं तो कह रहा हूँ हमारे बैंकिंग सेक्टर के देखिए वो भी हमारे बिजनेस समझदार है, उन्होंने गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी 22% का पीआईबी निकाल दिया, रात को पेट्रोल तो कोई डलवाता नहीं है अगर पता हो कि सुबह पेट्रोल सस्ता होने। हमारी कौम इतनी समझदार है और हमारा सेंट्रल बैंक इतना समझदार है कि उसने 3 साल और 5 साल के पीआईबी इशू कर दिए, इन बैंकों ने ले लिए, उसकी कैपिटल गेन्स खा रहे हैं कि कौम को दे रहे हैं 10% का सूद और पीआईबी पे उन्होंने 22% और 16% पे पीआईबी ले लिए। ये मार्जिन कहीं दुनिया में नहीं है का 3 गुना का 2 गुना ले लिए। मैं कह रहा हूँ ये कारोबार है, गवर्नमेंट का काम है, कहता हूँ कारोबार नहीं है। अगर ये होता तो ये आपको क्यों आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे पीआईबीज दिए, आपने क्यों नहीं फ्लोटिंग किया, ठीक है, जब आपको पता था कि मैंने इंटरेस्ट रेट घटाना है। नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स बट यस आई एम अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि पाकिस्तान में 400 अरब रुपए जो प्रॉफिट बढ़ा है सिर्फ बैंकिंग सेक्टर, मैंने कहा है 260 का 690 हुआ, किसी और सेक्टर का प्रॉफिट नहीं बढ़ा। टेक्सटाइल तो मैंने कहा है 1/3 रह गए जी, बाकी सारे भी सेक्टर्स जो है माशाल्लाह जो है वो सिर्फ सस्टेन कर रहे हैं इस हालत में भी। मैं कह रहा हूं इस हालत में भी सस्टेन कर रहे हैं खान साहब, और कह रहे हैं फिर भी 2.5% की ग्रोथ है। तो आप हमारे हाथ खोलें तो सही, हमें रीजनल एनर्जी, रीजनल इंटरेस्ट रेट, टैक्सेशन की पॉलिसी जो है वो आप इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड कर दें। बट वी नीड टू टेक दिस कंट्री फॉरवर्ड, वी नीड टू क्रिएट जॉब्स, वी नीड टू क्रिएट ग्रोथ, दिस इज माई बिलीफ। Thank you, sir. Thank you very much. I trust that. Thank you very much indeed.